जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। कारगिल स्ट्रिप पर पहली बार इंडियन एयरफोर्स के C-130J एयरक्राफ्ट ने परफॉर्म करी नाइट लैंडिंग। भारतीय रक्षा मंत्री की यूके विजिट के दौरान एमका के लिए जेट इंजन वाले डील पर भी हो सकता है महत्वपूर्ण डिस्कशन। अरेबियन सी पर इंडियन नेवी के एंटी हाईजैकिंग वाले ऑपरेशन के खिलाफ पाकिस्तानी मीडिया चला रही है फेक न्यूज। भारत के खिलाफ मालदीव गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की अपमानजनक टिप्पणी मालदीव्स पर पड़ी भारी। और यूएस इंटेलिजेंस ने रिवील किया कि करप्शन के चलते चाइना की रॉकेट फोर्स की लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स में भरा हुआ है पानी। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक उनके C-130J सुपर हरकुलिस एयरक्राफ्ट ने पहली बार कारगिल एयर स्ट्रिप पर एक नाइट लैंडिंग को सफलतापूर्वक परफॉर्म किया है। और इस एक्सरसाइज के दौरान इस एयरक्राफ्ट के अंदर इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल फोर्स यूनिट गरुड़ कमांडोज भी शामिल थे। और कारगिल के हाई एल्टीट्यूड एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में इंडियन एयरफोर्स के इस एयरक्राफ्ट की जो नाइट लैंडिंग है तो वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सेक्टर्स में इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को डेमोस्ट्रेट करती है। और एयरफोर्स ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया कि इस फ्लाइट के दौरान डिटेक्शन को अवॉइड करने के लिए टेरेन मास्किंग टेक्निक का भी इस्तेमाल किया गया था। बाकी कारगिल एयर स्ट्रिप जो कि 10,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये LOC के बेहद करीब भी है। और जो कि ये एयर स्ट्रिप चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है और यहाँ पे मैन्यूवरिंग के लिए बहुत ही लिमिटेड सा स्पेस है, तो इसी वजह से यहाँ पे नाइट लैंडिंग को परफॉर्म करना हमेशा ही चुनौतीपूर्ण रहता है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स के हाईली स्किल्ड पायलट्स ने इस चुनौती को भी आराम से पार किया है। और सोर्सेज का यह भी कहना है कि C-130J की जो सेंसर्स हैं तो वो उसे शॉर्ट रनवेज और अनइवन रनवेज पर भी स्पेशल ऑपरेशंस और लैंडिंग को परफॉर्म करने में मदद करते हैं। और बाकी इंडियन एयरफोर्स इस तरह के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स पर अपनी प्रैक्टिस करती रहती है क्योंकि ये किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान हमारी ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस के लिए बेहद जरूरी भी है। कल 8 जनवरी से भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह यूके की 2 दिवसीय ऑफिशियल विजिट पर रहेंगे। और भारतीय रक्षा मंत्री की अगुवाई में जो डिफेंस मिनिस्ट्री का डेलीगेशन यूके जा रहा है तो उसमें DRDO के सीनियर ऑफिशियल्स, सर्विस हेडक्वार्टर्स, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के सीनियर ऑफिशियल्स भी शामिल हैं। इस विजिट के दौरान भारतीय रक्षा मंत्री अपने यूके काउंटर पार्ट के साथ बायलैटरल मीटिंग कंडक्ट करने वाले हैं और इस दौरान डिफेंस, सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन वाले कई अलग अलग इश्यूज को डिस्कस किया जाएगा। और इसके अलावा भारतीय रक्षा मंत्री इस विजिट के दौरान यूके डिफेंस इंडस्ट्री के लीडर्स और CEOs के साथ भी इंटरेक्शन करेंगे। और ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि उनकी इस विजिट के दौरान भारत के 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम एमका के लिए जेट इंजन वाली डील पर भी डिस्कशन हो सकता है। और द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्री रोल्स रॉयस और MBDA की फैसिलिटीज को भी विजिट कर सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि करीब 22 वर्षों बाद ऐसा हो रहा है जब भारत के कोई रक्षा मंत्री यूके को विजिट कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा भी हाल ही में जो अरेबियन सी पर इंडियन नेवी ने हाईजैकिंग के प्रयास को नाकाम किया था तो नेवी के इसी ऑपरेशन को लेकर पाकिस्तान की मीडिया में फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश की जा रही है और जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि इंडियन नेवी का एक फॉल्स ऑपरेशन था, इस तरह की हाईजैकिंग कोई हुई नहीं थी। और पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक जो अरेबियन सी है वो पायरेट फ्री जोन है और वैसल पर कोई भी पायरेट्स थे ही नहीं और भारत ने केवल एक हाइप क्रिएट करने के लिए कराए। तो इस पर तो हम पाकिस्तानी मीडिया को बस ये कहना चाहेंगे कि हाँ, अरेबियन सी बिल्कुल पायरेट फ्री जोन है, बिल्कुल वैसा ही जैसे कि पाकिस्तान टेररिस्ट फ्री जोन है, पाकिस्तान पीसफुल नेशन है, 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर करा ही नहीं था, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अमेरिका से भी बड़ी है, चीन पाकिस्तान से लोन लेता है, 1971 के समय ईस्ट पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश है तो वहाँ पे सिविलियंस की जान लेने वाली पाकिस्तानी आर्मी नहीं थी बल्कि वो एलियंस थे जो कि मंगल ग्रह से आए थे। और पाकिस्तान में जो हाफिज सईद जैसे लोग हैं तो वो आतंकवादी नहीं है बल्कि असल में पाकिस्तान के बिजनेसमैन हैं और पूरी दुनिया की बस साजिश चल रही है पाकिस्तान को बदनाम करने की। तो आप सभी इस बात से तो अवेयर होंगे कि भारतीय प्रधानमंत्री की लक्षद्वीप वाली फोटोज पर भारतीय प्रधानमंत्री के साथ साथ सभी भारतीयों पर मालदीव के करंट गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्टर्स द्वारा रेसिस्ट और अपमानजनक टिप्पणियां करने के बाद से मालदीव्स को इसके क्या परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं वो तो आप सभी को पता ही होगा। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि अभी जो मामला है ये और भी सीरियस होते जा रहा है और अब कुछ और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इस पूरे मामले पर देखने को मिले। जैसे कि कल पहले तो सोशल मीडिया पर मालदीव्स का बॉयकॉट देखने को मिला, फिर उसके बाद मालदीव गवर्नमेंट की कई सारी वेबसाइट्स डाउन हो गई थी जिसे संभावित रूप से एक साइबर अटैक बताया जा रहा है, लेकिन इस पर अभी तो कोई ऑफिशियल कमेंट देखने को नहीं मिला है। और मालदीव गवर्नमेंट की अधिकतर साइट्स कई घंटों तक इनएक्सेसिबल रही थी जिसमें मालदीवियन प्रेसिडेंट्स ऑफिस, फॉरेन मिनिस्ट्री और टूरिज्म मिनिस्ट्री की साइट्स भी इन्वॉल्व हैं। हालांकि अब इन साइट्स को वापस से रिस्टोर कर लिया गया है और वे नॉर्मली फंक्शन कर रही हैं। लेकिन अब एक नया चीज़ ये देखने को मिला है कि मालदीव की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है तो अगर अब आप उसे इंडियन नेटवर्क से एक्सेस करने का प्रयास करेंगे तो वो आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। उसमें किसी तरह की फायरवॉल लगा दी गई है और अगर आप उसको नॉर्मली एक्सेस करने का प्रयास करेंगे इंडियन नेटवर्क से तो उसमें लिखा आएगा सॉरी यू हैव बीन ब्लॉक्ड। हालांकि ऐसा करने से होगा क्या है तो हमें भी समझ में नहीं आया।
और अगर किसी को एक्सेस करना ही है तो VPN का इस्तेमाल तो कर ही सकता है। बाकी मालदीव के मिनिस्टर्स ने जो भारतीय प्रधानमंत्री पर कमेंट किया था, तो उस कमेंट का मालदीव्स में कई पॉलिटिकल लीडर्स ने विरोध भी किया है, जिसमें उनका ये मानना है कि मालदीव गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को फॉरेन हेड ऑफ स्टेट के खिलाफ इस तरह के कमेंट नहीं करने चाहिए और ये अनएक्सपेक्टेबल है और हम गवर्नमेंट से आग्रह करते हैं कि वे इसके खिलाफ जरूरी एक्शंस लें। और जबकि मालदीव के फॉर्मर प्रेसिडेंट ने भी सेम बात कही कि मालदीव्स की एलआई के लीडर के खिलाफ इस तरह का कमेंट करना सही नहीं है और मालदीव की गवर्नमेंट को इस तरह के कमेंट से दूर रहना चाहिए और भारत को इस बात का आश्वासन देना चाहिए कि ये जो कमेंट किए गए हैं वो मालदीव गवर्नमेंट की पॉलिसी को रिफ्लेक्ट नहीं करते। बाकी मालदीव के खिलाफ इतना सारा विरोध देखने के बाद मालदीव की गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट इशू करके क्लियर किया कि भारतीय प्रधानमंत्री पर मालदीव गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स द्वारा जो कमेंट किए गए हैं वो उनके अपने पर्सनल ओपिनियंस हैं और वो मालदीव गवर्नमेंट की व्यूज़ को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। और ये भी लिखा है कि मालदीव की गवर्नमेंट ये मानती है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो उसका डेमोक्रेटिक और रिस्पॉन्सिबल मैनर में इस्तेमाल किया जाना चाहिए और उसका इस्तेमाल कोई हेट्रेड, नेगेटिविटी या फिर मालदीव्स और उनके इंटरनेशनल पार्टनर्स के बीच उनकी क्लोज रिलेशनशिप में कोई बाधा डालने के लिए नहीं करना चाहिए। और जबकि वियॉन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने भी इस मुद्दे को औपचारिक रूप से मालदीव की गवर्नमेंट के सामने रखा है। और बता दें कि मालदीव और भारत के बीच जो डिप्लोमेटिक टेंशन शुरू हुई तो ये शुरू हुई थी मालदीव की मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एम्पावरमेंट के डेप्यूटी मिनिस्टर के कमेंट के साथ। हालांकि इतना पंगा करवाने के बाद फिर उन्होंने अपने ट्वीट डिलीट कर दिया था, लेकिन ये मालदीव के वही मिनिस्टर है जो कि पास्ट में भी मालदीव के फॉर्मर प्रेसिडेंट के खिलाफ भी अपने रिमार्क्स को लेकर अपना अकाउंट सस्पेंड करवा चुकी हैं। और जबकि मालदीव के जो पूर्व विदेश मंत्री हैं उनकी तरफ से भारत को लेकर कहा गया कि भारत मालदीव का एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, एक अटूट सहयोगी है और जब भी मालदीव को जरूरत पड़ी है तो भारत ऐतिहासिक रूप से उन देशों में शामिल रहा है जिसने सबसे पहले रिस्पॉन्ड दिया है। और इसलिए मालदीव के करंट गवर्नमेंट के डेप्यूटी मिनिस्टर्स द्वारा भारत के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं वो पूरी तरह से निंदनीय है। बाकी इसके अलावा ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही है कि मालदीव की गवर्नमेंट ने अपने उन 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया है जिन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री पर अपमानजनक टिप्पणी करी थी, जिनमें मरियम श्यूना, मालशा शरीफ और महजूम माजिद शामिल हैं। बाकी सस्पेंड होने वाले मिनिस्टर माजिद ने तो अपना ट्विटर अकाउंट डीएक्टिवेट ही कर दिया है। और मालदीव के जो फॉर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं तो उनकी तरफ से कहा गया है कि भारतीयों द्वारा मालदीव्स का बॉयकआउट होना तो ये मालदीव की इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा असर डालेगा। और मालदीव गवर्नमेंट के प्रवक्ता ने कन्फर्म किया है कि अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए सभी जिम्मेदार गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को तुरंत ही उनकी पोस्ट से सस्पेंड कर दिया गया है। अब बाकी वो किसी को सस्पेंड करे या ना करे, लेकिन मालदीव की करंट गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स ने भारत के खिलाफ एक गलत टिप्पणी करके अपने ही लोगों का नुकसान जरूर करा लिया। और बाकी आप सभी आज कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत लिखना ना भूलें। तो जैसा कि आप सभी को ध्यान होगा, कुछ दिनों पहले ये सामने आया था कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी पार्लियामेंट से 9 मिलिट्री ऑफिसर्स को बाहर निकाल दिया और जिनमें से 4 चाइनीज़ आर्मी के स्ट्रेटेजिक मिसाइल यूनिट के जनरल्स थे। और जबकि इससे पहले चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी अपने रक्षा मंत्री ली शांगफू को भी उनकी पोस्ट से हटा चुकी है। हालांकि वो अभी कहाँ हैं तो उनके बारे में कोई भी खबर नहीं है। और हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर्स को इस तरह से बाहर निकालने के पीछे का कारण क्या है तो ये तो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से नहीं बताया गया है, लेकिन अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है करप्शन। लेकिन अब ब्लूमबर्ग की तरफ से एक रिपोर्ट देखने को मिली है और इस रिपोर्ट में यूएस इंटेलिजेंस सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि जिस तरह से चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर्स को एकदम से बाहर निकाल रहे हैं तो उससे ये बात सामने आई है कि चीन में व्यापक भ्रष्टाचार ने उनकी आर्म्ड फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन के उनके प्रयासों को कमजोर कर दिया है और इसने चीन की युद्ध लड़ने की क्षमता पर भी सवाल उठाए हैं। और चीन की रॉकेट फोर्स और उनकी सभी डिफेंस इंडस्ट्रियल बेसिस के अंदर जो व्यापक रूप से करप्शन देखा गया है तो उसको देखकर यूएस ऑफिशियल्स का ये मानना है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आने वाले वर्षों में अपने बड़े मिलिट्री एक्शंस पर शायद कम विचार करेंगे। यूएस इंटेलिजेंस के मुताबिक इसी करप्शन के चलते चीन की जो अधिकतर मिसाइल्स हैं और वो फ्यूल से नहीं बल्कि पानी से भरी हुई हैं। वेस्टर्न चाइना में जो अधिकतर चीन की मिसाइल साइलोज हैं तो उनके कवर अच्छे तरह से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते मिसाइल्स इफेक्टिव तरीके से लॉन्च नहीं हो सकती हैं। और इसलिए अपनी मिलिट्री से इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है वो अब करप्शन को हटाने पर तेजी से काम कर रही है और जिसके तहत मिलिट्री ऑफिसर्स के सस्पेंशन देखने को मिल रहे हैं और आगे चलकर ये और भी देखने को मिल सकता है। कल शनिवार को ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने चीन पर एविएशन सेफ्टी के लिए खतरा बनने और ताइवान में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में शामिल होने का आरोप लगाया है। और ताइवान में इलेक्शन से पहले यहाँ पे चाइना के स्पाई बलून्स भी स्पॉट किए गए हैं। और ताइवान ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि ताइवान के इलेक्शंस में हस्तक्षेप करने के प्रयास के तहत जो चाइना है तो वो मिलिट्री और इकोनॉमिक प्रेशर डालने में लगा हुआ है। इसके अलावा एक अपडेट ये है जिसमें द संडे गार्डियन की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जब पिछले साल नवंबर में सिंगापुर बेस्ड एक साइबर सिक्योरिटी फर्म ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया था कि 2021 से लेकर सितंबर 2023 के बीच में भारत के खिलाफ स्टेट स्पॉन्सर्ड जो साइबर अटैक्स थे वो 278% तक बढ़े थे। और इस दौरान कई सारी सर्विस कंपनीज को टारगेट करने का प्रयास किया गया था जिनमें IT और BPO फर्म्स भी शामिल हैं। लेकिन अब ये भी निकल के सामने आया है कि इन स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर अटैक्स के पीछे पाकिस्तान मुख्य रूप से शामिल है
और इन साइबर अटैक्स के लिए पाकिस्तान को इटली की सिक्योरिटी फर्म द्वारा ट्रेनिंग दी गई। और द संडे गार्डियन ने इटली की साइबर सिक्योरिटी फर्म और पाकिस्तान के डायरेक्टेड नेवल इंटेलिजेंस और पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर के बीच हुए कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस किया है, और जिससे इस बात का खुलासा हुआ है कि कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर रैंक के इक्विवेलेंट पाकिस्तानी नेवी ऑफिसर्स इटली में 13 सप्ताह तक iOS, एंड्रॉयड और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मालवेयर को डेवलप करने वाले एडवांस ट्रेनिंग कोर्स से भी गुजरे थे। और ये साइबर ट्रेनिंग दी गई है इटली की CY4 गेट कंपनी द्वारा। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2003 में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए कैप्टन S. कुमार गांधी वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2021 में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए कैप्टन अंकित गुप्ता ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि इंडियन आर्मी के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, और squadron.in पे जाके नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।